अस्सलाम वालेकुम, ये है टेक्नो कैमन 30 जिसको मैं पिछले एक वीक से फुल डिटेल के अंदर टेस्ट कर रहा हूँ और ये है मेरा आफ्टर 7 डेज रिव्यू। क्या ये वाला स्मार्टफोन 63,000 के प्राइस टैग के ऊपर खरीदने के काबिल है या फिर नहीं है, सारी कंफ्यूजन को क्लियर करूंगा। लेकिन अगर आप लोग नए आ गए हैं तो लाइक और फॉलो लाजमी तौर पर कर लीजिएगा और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि ये वाली वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। एक वीक के अंदर स्मार्टफोन को मैंने विदाउट केस यूज किया था। फोन की फ्रंट के ऊपर जो प्लास्टिक की शीट है वो लगी हुई, इतने ज्यादा स्क्रैचेस इसके ऊपर नहीं पड़ते और इस स्मार्टफोन के बैक पैनल के ऊपर किसी किस्म के कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं लगते। लेकिन इसका जो फ्रेम है वो शाइनिंग प्लास्टिक के अंदर आता है जिसकी वजह से उसके ऊपर काफी ज्यादा फिंगरप्रिंट्स लगते हैं। ओवरऑल हाथ के अंदर होल्ड करने के अंदर जो फोन है वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल वाइब को प्रोवाइड करता है। उसका जो बैक साइड के ऊपर डिजाइन है ओवर द टाइम काफी ज्यादा एडजस्ट कर जाता है। आपकी आईज के साथ देखने के अंदर जो फोन है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगता है। प्रोटेक्शन के लिहाज से किसी किस्म की कोई भी वाटर की रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड की गई, किसी किस्म की कोई भी आईपी की रेटिंग नहीं है। मैंने टेक्नो की वेबसाइट के ऊपर भी देखा, इधर उधर भी देखा, किसी किस्म की कोई भी चीज को हाईलाइट नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने फोन को पानी और बारिश वगैरह से टोटली तौर पर बचाकर ही रखना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्मार्टफोन के डिस्प्ले की तो 6.67 इंचेस का एक एमोलेड डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। इसके अंदर कितनी ज्यादा ब्राइटनेस मिल रही है उसके बारे में किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन ना तो मुझे टेक्नो की वेबसाइट के ऊपर मिली है और ना ही इधर उधर मिली है। तो टेक्नो को इस चीज को लाजमी तौर पर हाईलाइट करना चाहिए। ओवरऑल अगर हम लोग सबसे पहले ब्राइटनेस की ही बात कर लेते हैं तो ब्राइटनेस काफी ज्यादा अच्छी है। आउटडोर के अंदर इसको मैंने टेस्ट किया, आपको किसी किस्म का कोई भी खास मसला नहीं होगा अगर आप लोग नॉर्मल कंडीशन के अंदर यूज करते हो। जहां तक बात है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट की तो काफी ज्यादा स्मूथली फोन चल रहा होता है। इन्फिनिक्स के फोन की तरह इसके अंदर आपको कोई भी जटर वगैरह फील नहीं होता। और जहां तक बात है कंटेंट कंजम्पशन एक्सपीरियंस की तो YouTube के ऊपर जो मैक्सिमम वीडियो की क्वालिटी चलती है वो 1440p के ऊपर चलती है। जो कलर्स मिल रहे होते हैं वो थोड़े से बूस्टेड मिल रहे होते हैं, शार्पनेस इतनी ज्यादा नहीं होती, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर साइड के ऊपर डिस्प्ले होता है। लेकिन प्राइस के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो ये वही क्वालिटी का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा जो कि किसी भी एमोलेड डिस्प्ले के अंदर मिल रहा है। जो कि आप लोग अगर बात करो इन्फिनिक्स नोट 40 की, टेक्नो कैमन 20 प्रो की या फिर इसके अलावा टेक्नो स्पार्क्स 20 प्रो प्लस वगैरह आ रहे हैं तो आपको उसी किस्म का एक्सपीरियंस इसके अंदर भी मिलने वाला है। ये सिमिलर वही काइंड ऑफ डिस्प्ले का पैनल लगा हुआ है जो कि उन फोन्स के अंदर लगा हुआ था। इसके अलावा आपको डॉल्बी एटमॉस स्पीकर्स की सपोर्ट मिल जाती है। जो स्पीकर्स की क्वालिटी है वो काइंड ऑफ मुझे डिसेंट लगी, लाइक एवरेज ही लगी। यार अभी मैं इसके स्पीकर्स को टेस्ट कर रहा था, जैसे ही मैंने फुल वॉल्यूम किया ना तो इसके जो स्पीकर्स हैं वो फटने लग पड़े हैं। और इस स्मार्टफोन के बॉक्स के ऊपर ना इन लोगों ने हाई रेज ऑडियो को मेंशन किया हुआ है। अब इनका पता नहीं क्या स्टैंडर्ड है हाई रेज ऑडियो का, लेकिन जो स्पीकर्स की क्वालिटी है वो काइंड ऑफ नॉर्मल सी ही है। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको वाइड L1 की सपोर्ट मिल जाती है तो आप लोग नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो फुल HD प्लस की क्वालिटी उसको एंजॉय करने वाले हो। और इस स्मार्टफोन के अंदर आपको जो ऑटो ब्राइटनेस का सेंसर प्रोवाइड किया गया उसके अंदर किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है, वो भी काफी ज्यादा डिसेंटली परफॉर्म कर रहा होता है। ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ डिस्प्ले के एक्सपीरियंस की तो इसके अंदर आपको जो एक्सपीरियंस मिलने वाला ना वो 63,000 वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। जो 40 से 45,000 के डिस्प्ले मिल रहे होते हैं काइंड ऑफ उसी किस्म का आपको इसके अंदर भी एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो मुझे इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के अंदर ऐसा कोई अपग्रेड नजर नहीं आया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में तो 12 GB की रैम है, साथ में आपको MediaTek का Helio G99 अल्टीमेट का प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया। UFS की मेमोरी मिलती है, लेकिन ये चीज उन्होंने क्लैरिफाई नहीं की कि UFS की कौन सी स्टोरेज प्रोवाइड की गई है। अब ये जो प्रोसेसर है ना भाई, इसको हम लोग कवर कर करके ना थक चुके हैं। इसकी जो स्पेसिफिकेशंस है इसके अंदर आपको जो परफॉर्मेंस मिलती है मुझे लगता है कि अब तक आप लोगों को भी याद होगी। अगर हम बात करते हैं Antutu के स्कोर्स की तो Antutu के ऊपर आपको 4,36,000 के करीब स्कोर मिल जाता है। PUBG के अंदर वही HD के साथ हाई ग्राफिक्स 40 FPS का ऑप्शन मिलता है। PUBG की जो परफॉर्मेंस मिलती है वो भी एवरेज टाइप की ही मिलती है, लाइक जितनी G99 की पावर है उसने उसी किस्म की परफॉर्मेंस प्रोवाइड करनी है। चाहे आप लोग उसको 60,000 वाले फोन के अंदर लगा दो, चाहे आप उसको 30,000 वाले फोन के अंदर लगा दो, जो ग्राफिक्स होते हैं वो ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। PUBG के लिए ये वाला प्रोसेसर ऑलरेडी हम लोग कह चुके हैं कि डेडिकेटेड आप लोग यूज नहीं कर सकते। लाइक अगर आपने PUBG को खेलने के लिए कोई स्पेसिफिकली फोन बाय करना तो आप लोगों ने इसकी तरफ नहीं जाना, या फिर इस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर तो ये वाला फोन इस प्रोसेसर के लिहाज से बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। जबकि हमें पता है कि ये वाला जो प्रोसेसर है ये 30,000 से मिलना ऑलरेडी स्टार्ट हो जाता है। और जो मामला है 12 GB की रैम का, आपको 12 GB रैम के अंदर और 8 GB की रैम के अंदर इतना खास ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। लाइक अगर आपको इतनी ही ज्यादा मेमोरी चाहिए, आपको ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस चाहिए तो आप फिर टेक्नो की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाओगे। जो परफॉर्मेंस का मामला है उसने मुझे टोटली तौर पर डिसअपॉइंट ही किया है। एक मसला इसके अंदर ये भी आता है कि टेक्नो ने स्मार्टफोन के ऊपर इतना ज्यादा लोड डालने की कोशिश की है कि आप लोगों को कुछ जगहों के ऊपर लैग भी नजर आता है। अगर हम बात कर लेते हैं लैग की तो हम लोग बात करते हैं इसके कैमरास की। और अभी तक ना टेक्नो को इस चीज की समझ नहीं आई कि इन लोगों ने बैक साइड के ऊपर 50 मेगापिक्सल को लगाना है या फिर 100 मेगापिक्सल को लगाना है, क्योंकि कैमरास के अंदर बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर इन लोगों ने जो एडवर्टाइज किया वो 50 मेगापिक्सल का है। अगर आप लोग इस स्मार्टफोन के बॉक्स के ऊपर देखते हो या फिर आप लोग इनकी वेबसाइट के ऊपर भी चले जाते हो तो वहां पर आपको 50 मेगापिक्सल लिखा हुआ नजर आता है। लेकिन बाद में इन लोगों ने सोचा कि यार 50 मेगापिक्सल से ना बात बन नहीं रही, हम लोग ने इसको 100 मेगापिक्सल करते हैं। इसलिए इन
इन्होंने इस फोन की जो रैपिंग है उसके ऊपर 100 मेगापिक्सल के मोड को लिख दिया, जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड एक मोड है। और जब आप लोग फोन की ऐप को ओपन करते हो तो वहां पर भी आपको जो 100 मेगापिक्सल वाला मोड है वही नजर आता है। लाइक आपने ऑलरेडी जो 50 मेगापिक्सल को प्रोवाइड किया वो पिक्सल बिनिंग के बाद प्रोवाइड किया है। आपने 50 मेगापिक्सल के ऊपर मार्केटिंग कर ली, आपने बॉक्स के ऊपर भी 50 मेगापिक्सल को लगा दिया, लेकिन बाद में आप ऐप के अंदर 100 मेगापिक्सल का एक डेडिकेटेड मोड दे रहे हो जो कि आल्सो पिक्सल बिनिंग के बाद दिया। तो कंपनीज जो है ना फेक टाइप की जो मार्केटिंग होती है और एग्जैजरेटेड मार्केटिंग है उसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस कर रही है। लाइक अगर आप लोग स्मार्टफोन का बॉक्स के ऊपर देखते हो तो 12 GB की तो नॉर्मल रैम है, लेकिन इन्होंने बड़ा करके 24 GB को लिखा हुआ है। इसका नुकसान ये होता है कि जब आप मार्केट के अंदर जाते हो, कोई भी एक नॉर्मल पर्सन जाता है जिसको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसको दुकान वाले यही चीजें चिपका रहे होते हैं भाई इसके अंदर 24 GB की रैम है। एक तो ऑलरेडी जो सेंसर है वो पिक्सल बिनिंग के बाद इन्होंने 50 मेगापिक्सल का एडवर्टाइज किया है। बाद में जब दुकान वाला देखेगा कि भाई 100 मेगापिक्सल यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ऐप के अंदर भी 100 मेगापिक्सल है, तो वो आने वाले इनोसेंट कस्टमर को यही कन्विंस करेगा कि भाई ये फोन के अंदर तो 48 मेगापिक्सल है लेकिन इसके अंदर 100 मेगापिक्सल मिल रहा है, जो कि सारे के सारे सॉफ्टवेयर के गिमिक ही हैं। और टेक्नो ने स्मार्टफोन के प्रोसेसर के साथ भी ज्यादती की है, उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा लोड डाल दिया हुआ है, क्योंकि जब आप लोग कैमरा की एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो वहां पर लैग नजर आ रहा होता है। स्पेशली तौर पर जब आप लोग स्विच करते हो नाइट मोड के अंदर तो वहां पर तो लैग काफी ज्यादा बढ़ जाता है। आप इमेजिन करें कि एक नया फोन है, इसके अंदर मैंने इतना ज्यादा डाटा अभी तक नहीं डाला, मेरी जो मेमोरी है वो फुल ही पड़ी हुई है। जब इसके अंदर डाटा जाएगा, मेमोरी इसकी फुल होगी, आपका फोन थोड़ा सा पुराना हो जाएगा, जंक आ जाएगा, ट्रैश फाइल्स आ जाएंगी, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो किस साइड के ऊपर जाएगी। आप 50 मेगापिक्सल को इजीली हैंडल करो, आपने 100 मेगापिक्सल दे दिया हुआ है। खैर अगर हम बात करते हैं इसकी कैमरा की क्वालिटी की तो इसके ऊपर मैंने पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी हुई है। मैंने इसका डिटेल के अंदर कैमरा रिव्यू अपलोड कर दिया, उसका लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर आपको मैं शॉर्टली बता देता हूँ कि जो कैमरा की परफॉर्मेंस होती है वो बिल्कुल भी स्टेबल और कंसिस्टेंट नहीं होती। फ्रंट के ऊपर जो सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया है वो थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर रहा होता है, और स्मार्टफोन के अंदर जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलती है वो वीडियोस के अंदर नहीं मिलती, वो आपको सिर्फ पिक्चर्स के अंदर ही मिलती है। अगर आप लोगों ने ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन की वजह से स्मार्टफोन को बाय करना था, आपने 63,000 पे करना था, तो आप लोग जो फुल डेडिकेटेड कैमरा का रिव्यू उसको लाजमी तौर पर देख लीजिएगा, जो लिंक है मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। बैटरी की बात करें तो स्मार्टफोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी है, साथ में 70 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। और जहां तक बात है बैटरी बैकअप की, तो इस स्मार्टफोन का जो बैटरी बैकअप है ना मुझे काफी ज्यादा वियर्ड लगा, क्योंकि मुझे 3 घंटे 15 मिनट के करीब स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा था। जब मैंने स्मार्टफोन की टेस्टिंग की थी तो मैंने PUBG को यूज किया था, साथ में कैमरा को भी मैं टेस्ट कर रहा था। तो जो बैटरी बैकअप है स्मार्टफोन का, अगर आप लोग हैवी यूज करते हो तो बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है। 3 घंटे 15 मिनट जो है ना वो काफी ज्यादा अंडर लिमिट के अंदर टाइम आता है। और अगर आप स्मार्टफोन को नॉर्मल यूज करोगे, इसके ऊपर इतना ज्यादा लोड नहीं डालोगे, तो आपको तकरीबन 5 घंटे के करीब जो बैटरी का बैकअप है होपफुली मिल जाएगा। जहां तक बात है चार्जिंग के टाइम की, तो 70 वाट का जो चार्जर है इस फोन को 0% से 20% 9 मिनट के अंदर चार्ज कर देगा, जबकि 20% से 50% आपका फोन 26 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगा, 50% से 90% आपका फोन 47 मिनट के अंदर, और 0 से 100 आपका फोन जो है ना 57 मिनट्स के अंदर फुली तौर पर चार्ज हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, तो आपको वही टेक्नो वाला एक्सपीरियंस ही मिलेगा। जो ब्लोटवेयर एप्लीकेशंस है उन लोगों ने भर कर दिए हैं, एड इतनी ज्यादा नहीं आती, लेकिन स्मार्टफोन के अंदर ब्लोटवेयर एप्लीकेशंस का मामला काफी ज्यादा सीरियस है। आपको खरीदने के बाद स्मार्टफोन की काफी ज्यादा सफाई करनी पड़ेगी। सॉफ्टवेयर अपडेट्स का किसी किस्म का कोई भी पता नहीं है, टेक्नो ने कोई प्रॉमिस किया ही नहीं है। इन्फिनिक्स वालों ने थोड़ा सा प्रॉमिस कर लिया हुआ है सॉफ्टवेयर अपडेट्स की, आप लोगों को किसी किस्म की डिमांड करने की भी जरूरत नहीं है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड किया गया जो कि काफी ज्यादा क्विकली परफॉर्म कर रहा होता है, उसके अंदर किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है। और अगर मैं बात करता हूँ अपनी फाइनल ओपिनियन की कि क्या ये वाला स्मार्टफोन 63,000 के प्राइस टैग के ऊपर आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, तो मेरा जो आंसर है ना वो नो के अंदर है। अगर आप स्मार्टफोन के डिस्प्ले की बात करते हो, कैमरास की बात करते हो या फिर प्रोसेसर की बात करते हो, जो कि 3 की एलिमेंट्स होते हैं किसी भी फोन के अंदर, तो इन तीनों में से आपको लगेगा नहीं कि टेक्नो ने किसी भी कैटेगरी के अंदर कोई भी किसी किस्म की अपग्रेडेशन की है। आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वही 40 से 45 हजार वाली फोन वाला ही मिलने वाला है। जहां तक बात है फास्ट चार्जिंग की, तो भाई इसके अंदर 70 वाट तो मिल रही है। जब आपको बाकी मेन स्पेसिफिकेशंस ही 40,000 वाली मिल रही है, तो आपने अपने फोन को 10-15 मिनट पहले चार्ज करके क्या करना है, तो दिस स्मार्टफोन इज नॉट रिकमेंडेड। लेकिन अगर आपको यही मोबाइल खरीदना, आप इसका ही वेट कर रहे थे, तो आपको मैं कहूंगा कि आप इसकी प्राइस ड्रॉप का वेट करें, क्योंकि मार्केट के अंदर जब आप लोग देखते हो जो चीजें हमें मार्केट के अंदर ऑलरेडी मिल रही है, स्मार्टफोन की जो प्राइस है 60-63 हजार बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है। जब ये 45-50 के ऊपर आ जाएगा तब आपने इसको खरीदना है। तो इस वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद है कि ये वाला रिव्यू आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा, आपको समझ आ गई होगी कि ये वाला स्मार्टफोन कहां पर स्टैंड करता है। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, जानने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कोई भी कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।